अपेक्षाकृत कम होती है। साथियों, ओस्टाल्जिया जो हमारी हड्डियां होती है ना, अस्थियां, उसके हलचल के घटने बढ़ने से विशेष रूप से प्रभावित नहीं होता और लगातार एक क्रम में बना रहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की यदि चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया को जो है कफ की श्रेणी में माना गया है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो है कई कारण उसके हो सकते हैं। किसी को जो भाई हड्डियों में चोट लग जाए, संक्रमण किसी प्रकार का आ जाए, रक्त की कमी हो जाए अस्थियों के अंदर, अस्थि के अंदर अत्यधिक उपयोग हमने उसका कर लिया, या किसी प्रकार का किसी को फ्रैक्चर हो गया तब भी वहां पर दर्द बना रह जाता है। किसी प्रकार से अस्थि में घनत्व की कमी आ गई, घनत्व घट गया वहां का, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उसके कारण जो है बोन मेरो प्रभावित हो जाता है साथियों। तो साथियों, इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और यद्यपि देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें दर्द की तीव्रता अपेक्षाकृत हल्की होती है, परंतु जो अस्थि भंग जो दर्द होता है, यानी हड्डी जब टूट जाती है तो बहुत तेज दर्द होता है। और कुछ जो है मामलों में जैसे टोका फ्रैक्चर हो गया तो वहां पर क्या होता है, डॉक्टर जो वहां पर प्लास्टर नहीं लगा सकता और रोगी को पूरे आराम की सलाह दे देता है ताकि अपने समय में जो है वो हड्डी जुड़ करके स्वतः ठीक हो जाए। तो ऐसे में जो है अस्थि दर्द और एक लंबे समय तक बना रहता है। और इस स्थिति में जो हमारा टीसीएम है, ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन, इसमें जो उपचार टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है और दर्द कमने के लिए बड़ा प्रभावशाली उपचार होता है। वैसे अक्सर कुछ बिंदु इसमें दिए जाते हैं, जैसे CV13 है, CV14 है, UV11 है, 12 है, GB39 है। कुछ लोकल पॉइंट को यूज करते हैं, कुछ एनाल्जेसिक पॉइंट को यूज करके उसका इलाज और स्टैंडर्ड किडनी कॉरस्पॉन्डेंस पर भी ट्रीटमेंट देकर के इसको हम आसानी से ठीक कर पाते हैं। तो आइए साथियों, ऐसे विभिन्न प्रकार के दर्दों को आज की क्लास में पुनः एक बार पहचानेंगे कि किस प्रकार से हम पहचाने कि कौन सा दर्द गाउट का है, कौन सा ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, कौन से हमारा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है, या कौन सा दर्द हमारा रूमेटिक आर्थराइटिस का है। तो आइए इसी क्लास में पुनः हम प्रवेश करेंगे। तो इस क्लास के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच डॉक्टर संजय सिंह सर को, डॉक्टर रामनारायण सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद जितेंद्र जी, क्लास को ओजमयी तरीके से प्रारंभ करने के लिए। धन्यवाद सर। स्वागत है आर्यन जी। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर, शुरुआत किया जाए सर। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। यस सर। मेरी आवाज जा रही है सर? आ रही है। यस सर, यू आर ऑडिबल। सर, आपकी आवाज बिल्कुल। हमारे गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर, हमारे संस्थान के अध्यक्ष और हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री JP अग्रवाल सर, जिनके अद्भुत ज्ञान को हम लोग आप सबके बीच में दे रहे हैं। मित्रों, आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। और आज जैसा कि हमारा विषय है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जैसा कि आप सभी नाम से जानते हैं मित्रों, अर्थराइटिस और रिमोटॉइड अर्थराइटिस, एक होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपको आगे मिलेगा रिमोटॉइड अर्थराइटिस, अभी आपके सामने यह है। आगे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मिलेगा। अर्थराइटिस आपने कल सीखा था, व्हाट इज द अर्थराइटिस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अर्थराइटिस इन TCM। TCM के आधार से हम अर्थराइटिस को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। रेमोटॉइड अर्थराइटिस यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एलोपैथ में लोग इसको क्या कहते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी इसमें हम RA फैक्टर देखते हैं, बढ़ा मिलेगा, और RA फैक्टर का ट्रीटमेंट लेते हैं। इम्यून सिस्टम है क्या मित्रों, हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया से लड़कर हमें प्रोटेक्ट करता है। यानी जब भी हमको जरूरत होती है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया से लड़ करके हमें उससे बचाने का प्रयास करता है। हमारी बॉडी के लेवल पे वो कार्य, जब कभी भी हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, वो हमारे बॉडी के लेवल पे कार्य नहीं कर पाता है,
तो लोग उसे कहते हैं डेफिशिएंट लेवल चला गया। और ऐसी स्थिति में जब किसी को रेमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, यानी आरए फैक्टर बढ़ा होता है, तो इसके कारण आपके जॉइंट्स का जो इनर लाइन होती है, इनर लेयर होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हम आगे इसमें बताएंगे, घाव बन जाता है, कैलस भी हो जाता है। तो जब वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जोड़ों में थोड़ा सा थिकनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है। और जब जोड़ों में सूजन हो जाएगी तो जोड़ का जो वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी प्रभावित होगी। और फिर उन जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज भी प्रभावित होंगे। चाहे वो एक ज्वाइंट हो या आपका डबल ज्वाइंट हो, जो भी ज्वाइंट है आपके, जैसे हमारा ये जोड़ है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड्स भरा हुआ है, ये जोड़ का साइनोवियल मेम्ब्रेन है मान लीजिए, और ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है। तो इसमें बोन के बीच में टेंडेंट यहाँ बाहर होता है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज है। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस में होता क्या है मित्रों, कि जब किसी भी प्रकार से इन्फ्लामेशन हुआ, यहाँ पे कहीं से भी इन्फ्लामेशन उत्पन्न हुआ, तो ज्वाइंट का इनर लाइन यहाँ पे थोड़ी सी अंदर में थिकनेस हो जाती है, इस पे आपका ये कार्टिलेज और यहाँ कार्टिलेज इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जो कार्टिलेज है यहाँ पे लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कार्टिलेज हो जाता है। और फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और होता क्या है कि इससे मित्रों, कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास थोड़े से इनरेगुलर होने के कारण इन्फ्लेमेशन आता है, वहां पे कार्टिलेज और बोन, कार्टिलेज भी डैमेज होगा, बोन भी डैमेज होगी, और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी डैमेज होने लगती है। तो वहां फिर क्या होता है, जोड़ों में आपस में घर्षण पैदा होता है। और जब घर्षण पैदा होगा तो वहां से ज्वाइंट की मोबिलिटी, एकदम लॉस ऑफ मोबिलिटी हो जाती है, यानी मूवमेंट उसका एकदम से रुक जाता है, ज्वाइंट का मूवमेंट एकदम से जीरो हो जाएगा मित्रों। मोबिलिटी एकदम लॉस ऑफ मोबिलिटी हो जाता है, ये पेशेंट एकदम हिला नहीं पाता है। और जिस किसी को भी ये हो जाता है, मान लीजिए प्रभावित हुआ है, तो इसका पहले एक जोड़ प्रभावित होगा तो सिमिलरली होता है, सिमिलरिटी, यानी जैसे लेफ्ट साइड हुआ है तो राइट साइड हो जाए, किसी के लेफ्ट साइड में हिप जॉइंट प्रभावित है तो उसका कुछ दिन बाद राइट साइड का भी प्रभावित हो जाए। तो मित्रों, इसमें हमें क्या जानना होगा कि किसी को आरए फैक्टर बढ़ा है, उसको रेमोटिक फीवर रहा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन रहा होगा, और वो जाकर के जब बाद में नहीं ठीक हुआ तो आपका जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड होने लगे, और जॉइंट्स में आपका इन्फ्लामेशन के कारण पेन्स आने लगा। तो एलोपैथ इसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलेगा इसका इलाज नहीं है, इसमें अपने ही जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, और ये हमको खुद हार्मफुल हो रहे हैं हमारे लिए। क्योंकि इसमें ये हम जब इसमें बात करेंगे तो कार्टिलेज नष्ट होने लगते हैं, लिगामेंट और टेंडेंट कमजोर हो जाता है, एकदम वीकनेस आ जाता है इसमें। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ज्वाइंट्स अपने स्पेस खोने लगते हैं, यानी जो ज्वाइंट्स होते हैं, लिगामेंट और टेंडेंट धीरे धीरे ढीला हुआ तो ज्वाइंट अपने अपने स्पेस खोते गए, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, स्पेस जब हट गया तो वो एक प्रकार से जो रोमेटिक अर्थराइटिस था, जैसे जैसे क्रोनिक होता जाता है, एक अपाहिज सा इंसान हो जाता है। अब अगर हम कहें कि संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, एज ए 5 एलिमेंट थ्योरी से हम देखेंगे 5 प्रकार के इंसान हम जानते हैं। वुड टाइप के, नेचर के, वुड प्रकृति के लोग होंगे, फायर प्रकृति के लोग होंगे, अर्थ वाले होंगे, मेटल वाले होंगे, और इसके बाद वाटर टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होंगे। देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होंगे, और अलग अलग प्रकृति होती है लोगों की। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के लक्षण भी आएंगे मित्रों। हमें जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो ऐसा नहीं कि आपने एक पेशेंट पे देखा और ये लक्षण देखा और मान लिए। तो जब आप ध्यान देना, 3 चीजें इसमें सबसे मेन रखेंगे रिमोटाइड अर्थराइटिस में। पहला होगा रिमोटाइड अर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। एक जो है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, जिसके जोड़ों में स्वेलिंग आएगी, जकड़न होगी। पहला, जोड़ों पर जकड़न हो जाएगी, टेंडरनेस आएगा, यानी वहां पे स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस यानी जोड़ कड़े हो जाएंगे, और ज्यादा इंसान थकान लगती है, थक जाता है। तो स्टिफनेस, यहाँ पे हमने ध्यान दिया, स्टिफनेस, जॉइंट में कड़ापन आ गया,
और पेशेंट के अंदर टेंडरनेस यानी थकान बढ़ने लगी। तो ये चीजें हमने देखा। 3 मेन सिम्टम आएंगे। अब हम आपको इससे पढ़ते हैं कि आपने अभी सीखा कि क्या होता है। जैसे अब इसमें भी मैंने बताया कि अगर एक तरफ दर्द आ रहा है, दोनों तरफ से आपका ये जो पेन आता है एक पर्टिकुलर पार्टी बॉडी के दोनों तरफ आता है, दोनों तरफ आता है, सिमेट्रिकली एकदम अफेक्टेड करता है। अगर एक कलाई में दर्द है तो कुछ समय बाद दूसरी कलाई में आ जाएगा। एक हाथ अफेक्टेड है तो कुछ दिन बाद दूसरे हाथ में आ जाएगा। अगर एक पैर अफेक्टेड है तो कुछ दिन बाद दूसरे पैर में आ जाएगा। यानी यहाँ लिगामेंट और टेंडेंट की होल्डिंग कम होती जाती है धीरे धीरे मित्रों। तो मैं जो बता रहा था, ये डैमेज होने के बाद जल्दी से ठीक नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम में। तो एलोपैथ में लोग कहते हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, और हमारे एक्यूप्रेशर में इसका इलाज है। रिमोटाइड अर्थराइटिस बड़ा खतरनाक होता है। आइए हम पढ़ते हैं पीडीएफ से। लिखा हुआ है रिमोटाइड अर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। ये एक प्रकार से इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है। तो यहाँ जोड़ों में सूजन होगी, जकड़न हो जाएगी, दर्द होता है, और जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट आर इन्फ्लेम्ड। हाथ और पैर के जोड़ इन्फ्लेम्ड होते हैं यानी प्रभावित होंगे, और इसमें जो है सूजन आ जाती है, और इंसान का एकदम पैर हाथ हिलाना नहीं चाहता है। अगर आपने हिला दिया तो उसको लगेगा कभी पैर मेरा टूट जाएगा, एकदम से चीख उठता है पेशेंट। तो एकदम पंगु बनाने वाली, एकदम से आपको अपाहिज जैसा बना देने वाली ये जो है रिमोटाइड अर्थराइटिस का पेन हमारे शरीर में होता है मित्रों। तो ये पेन और डिस्ट्रक्शन ऑन द जॉइंट्स, एकदम से स्वेलिंग होगी, डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल हिलाने से भी जोड़ को हल्का सा हिल गया दर्द हो जाएगा। वो अनयूजली रिमोटाइड अर्थराइटिस फर्स्ट अपीयर्स बिटवीन 25 to 50 ईयर्स, यानी 25 से लेकर 50 साल के लोगों में ये दिखाई पड़ती है। अक्सर बच्चों में जिसको रिमोटिक फीवर हुआ और इसके बाद पहले रिमोटिक अर्थराइटिस होती, बाद में रिमोटाइड भी बन सकती है। बट इट में अकर इन एनी एज, कह रहे हैं कि ये जो है 25 से 50 साल के लोगों को होती है, लेकिन ये फिर भी किसी भी एज में आ जा सकती है। रिमोटाइड अर्थराइटिस कैन अकर इन द चिल्ड्रन, बच्चों में होती है। खासतौर से मैंने जो अब तक मेरे पास जितने भी पेशेंट आए मित्रों, इसमें आपके 18 साल टीन एज के युवा आए हैं। टीन एज के युवा मेरी जो टेबल प्रैक्टिस में मेरी क्लिनिक पे जो अब तक आए हैं, टीन एज के युवा आए हैं, और इनको फिर ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने 5 महीने ट्रीटमेंट दिया गया है, तब वो जो है जाकर के उनको कुछ आराम हुआ है। मैंने जैसा कि बताया कि वो आते हैं तो उनके जोड़ों में सूजन मिलेगी। सूजन क्यों आई है इसका विशेष पता देखिए, वहां पे आरए फैक्टर पॉजिटिव हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, कार्टिलेज और लिगामेंट में आपका टॉक्सिन्स आ जाता है, लॉस ऑफ कार्टिलेज हो जाता है, तो वहां पे स्वेलिंग उसके कारण बन रही है। तो मैंने बताया 25 से 50 वर्ष की आयु में भी होता है। वैसे किसी भी आयु के लोगों को यह हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी होता है। मैंने बताया पुरुषों की, और ध्यान देना आपको, महिलाओं स्त्रियों को ये जो है होने की संभावना थोड़ा 3 गुना ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं में ज्यादा होता है रिमोटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो आइए मित्रों, आप सबको एक बात और बता दो, जो लोग ज्यादा ठंडे स्थानों पे रहते हैं उनको देखा गया है यह रोग ज्यादा होता है। थोड़ा सा ठंडे वातावरण में से अगर गर्म में आ रहे हैं तो भी ये विशेषकर कोई लाभ नहीं होता। अगर जो ठंड में रह गया, उनके इन्फ्लेम्ड हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन में झिल्ली में स्वेलिंग आ गई, वहां पे डब्ल्यूबीसी जो है जोड़ के जो इर्द गिर्द मात्रा में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। अगर किसी के पास इमोशनल डिस्ट्रक्शन है, भावनात्मक रूप से अशांति है, चिंता है, जिसको काफी लंबी चिंता होती है, उसको भी रिमोटाइड अर्थराइटिस जो है हो जाता है मित्रों। आइए, तो हम रिमोटाइड अर्थराइटिस मैंने बताया कि बहुत ही दुखदाई होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। तो इसमें आपने पढ़ा इट इज ऑटोइम्यून डिजीज, मिल गया ना, ऑटोइम्यून डिजीज। मैंने बताया पहले ही बात में बताया था कि रिमोटाइड अर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, एलोपैथ बोलता है। ठीक है, और component of the immune system, attack of the soft tissues, that line the joints and connective tissues in the many
अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। कह रहा है कि इसमें ब्लड वेसल्स और लंग्स भी धीरे धीरे करके हमारे अफेक्टेड हो जाते हैं। जोड़ में दर्द होगा, दर्द की अनुभूति बिल्कुल शुरुआत में लगता ही नहीं, लेकिन अचानक ऐसा दर्द शुरू होता है, इंसान जोड़ तो हिला तक नहीं पाता है। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस में एकदम से जकड़न आ जाती है, जोड़ एकदम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। एक पंग वाली, अपंग जैसे बनाने वाली जकड़न इंसान के शरीर में आ जाती है मित्रों। तो इसमें और देखते हैं, इवेंचुअली द कार्टिलेज, बोन एंड लिगामेंट, ये मैं बता चुका हूं, ज्वाइंट इंडोर द काजेस द डिफॉर्मिलिटी। इसमें क्या होता है, मैं बताया था कि शुरुआत में क्या हुआ, आपका बोन से शुरू हुआ, ये बोन के पास से ये कार्टिलेज, जिसके बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज धीरे धीरे करके इसमें डिफॉर्मिलिटी आती है। फिर कार्टिलेज के बाद आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन वहां से इन्फेक्टेड होकर साइनोवियल फ्लूइड भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और बाद में लिगामेंट टियर करने लगता है, जोड़ आपके ढीले हो जाते हैं। और एकदम से थोड़ा सा हिल गया ना, तो यहाँ जोड़ हिल गया तो हड्डी इसके साथ फंस जाती है, और इतना ज्यादा दर्द होता है, पेशेंट रुक नहीं पाता है। ये कहीं से भी शुरू हो जा सकता है, फिंगर में भी हो सकता है, नॉर्मली किसी भी पोजीशन में कहीं से शुरुआत हो जाए। मेन सिम्टम क्या आते हैं, देखो मैं यहाँ पे दिखाया गया है। रेमोटाइड अर्थराइटिस के मेन सिम्टम क्या आते हैं, आप लोग देख लीजिए। इट इज टाइपिकली अफेक्टेड मल्टीपल जॉइंट्स। देखिए यहाँ पे एक जॉइंट्स और इसके बाद कई सारा जॉइंट्स इसमें इफेक्टेड हो सकता है। मैंने बताया भी, एक हाथ में होगा, फिर कुछ दिन बाद दूसरे हाथ में हो जाएगा, फिर एक पैर में आएगा, एक हिप जॉइंट में आया, दूसरे हिप में हो जाएगा, रिस्ट जॉइंट में अगर किसी को है दूसरे रिस्ट में आ जाएगा। तो जब आपके दोनों जॉइंट्स एक के बाद दूसरा जॉइंट धीरे धीरे इस तरह से इफेक्टेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आर इफेक्टेड चेक करवाना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप रिमोटाइड अर्थराइटिस की तरफ मित्रों जा रहे हैं इसमें। ठीक है। द स्मॉल जॉइंट्स इन द फिंगर्स, फिंगर्स के स्मॉल जॉइंट्स जो है इफेक्टेड होंगे। द स्मॉल जॉइंट्स इन द फिंगर्स, टोज, हैंड, फीट, रिस्ट, एल्बो एंड एंकल बिकम इन्फ्लेम्ड फर्स्ट। देख लीजिए, पहले में आपके हैंड, टोज और रिस्ट, ये वहां की नर्व डैमेज होगी और वहां नमनेस आएगा, ट्रिलिंग होगा, कार्पल टनन सिंड्रोम भी दिख सकता है, सिस्ट डेवलप होगी और घुटने के आसपास जमा होके वहां के क्रिस्टल जो होंगे वो रैप्चर कर देंगे आपके, और घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है, सम पीपल फील वीकनेस एंड टायर्ड स्पेशली इन द आफ्टरनून। कुछ लोग सम पीपल जो है शाम के समय में, कुछ लोग जो है शाम के समय में ज्यादा जो है वीकनेस, टायर्ड और थके हुए महसूस करते हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस में प्रोड्यूस ए लो ग्रेड फीवर। रिमोटाइड अर्थराइटिस जो है क्या हो सकते है, उससे आपके शरीर में लो ग्रेड का फीवर आ सकता है। और जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। देखिए मित्रों, लंग्स में जो इन्फेक्शन होगा, मैंने बताया कि लंग्स को भी डैमेज करता है। तो लंग्स का जो प्लूरा होता है, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग झिल्ली होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और वो इन्फ्लामेशन जब प्लूरा में या आपके हार्ट में, यही हार्ट होता है, और हार्ट के ऊपर एक कवरिंग आवरण होता है, झिल्ली पेरिकार्डियम होता है, तो उसको भी इन्फ्लेम्ड कर देता है। चूंकि हार्ट से ही शुरू हुआ था, तो लंग्स और लीड टू लंग्स कैन लीड टू चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग। यानी लंग्स जब इन्फेक्टेड होगा तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है, छोटी सांस हो सकती है। सम पीपल डेवलप स्वेलिंग लिम्फ नोड, कुछ लोगों को लिम्फ नोड हो सकता है, उनके अंदर लिम्फ नोड का स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। और यहाँ पे संजन सिंड्रोम विद द कंस्टेंट ऑफ द ड्राई आईज एंड माउथ, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे माउथ सूखा होगा, ड्राई हो सकता है। ये सारी चीजें जो यहाँ पे हैं, सम पीपल फील वीकनेस एंड फाइंड स्पेशली इन द आफ्टरनून, ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको मैं बता भी चुका हूँ, इसका सारांश मैंने पहले बताया, अब ये बाद में मैं पढ़ रहा हूँ। द फिंगर्स में डिसलोकेटेड, फिंगर्स क्या हो सकती है, डिसलोकेटेड होगी। अगर आप अंगुलियां देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी,
आपको अभी मैं दिखाऊंगा, एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है, लेफ्ट साइड को या राइट साइड को। ऐसे अंगुलियां जो हैं, आप ऐसे देखेंगे तो एक तरफ को फिंगर्स टेढ़ी हो जाएंगे। अभी मैं इसमें फिगर मिलेगा आगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि जो रिमोटाइड अर्थराइटिस आरए फैक्टर पॉजिटिव होगा तो फिंगर्स एक तरफ को ऐसे टेढ़ी हो जाएंगे, एक तरफ को फिंगर्स टेढ़ी हो जाती हैं, डिसलोकेटेड स्लाइटली फ्रॉम द शेयर नॉर्मल पोजीशन, यानी उस पे नॉर्मल पोजीशन से एक तरफ को डिसलोकेटेड हो जाती हैं टुवर्ड्स किसकी ओर, लिटिल फिंगर यानी स्मॉल फिंगर की। आपका जो स्मॉल फिंगर है ये, इस स्मॉल फिंगर की ओर से हार और जितनी फिंगर्स हैं सारी इसकी तरफ को बैंड हो जाएंगे, स्मॉल फिंगर की ओर को बैंड हो जाती है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है हाथ स्मॉल फिंगर की ओर। अगर पेशेंट आपके पास आता है और उसका हाथ की अंगुलियां आरए फैक्टर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे गांठ जैसा बना हुआ मिलेगा और अंगुलियां सब स्वेल्ड हो जाएगी और एक तरफ को स्मॉल फिंगर की ओर मुड़ी हुई होंगी। अगर इस प्रकार का पेशेंट आपने देखा और देखते हैं तो इसके लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपको ये जानना होगा कि उस पेशेंट का आरए फैक्टर पॉजिटिव है। आप ये जान लेंगे कि उस पेशेंट का आरए फैक्टर पॉजिटिव है और ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट देना है। सॉरी, हाँ, फिंगर्स में डिसलोकेटेड स्लाइटली फ्रॉम द दियर ना, उसकी फिंगर्स जो है नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेटेड होकर के स्मॉल फिंगर की ओर मुड़ जाती हैं, थोड़ा सा हाथ स्वेल्डन फिंगर यानी मुड़ सूजी होती हैं, रिस्ट एल्बो नी एंड पिंच द नर्व्स एंड रिजल्ट ऑफ द नमनेस आफ्टर ट्रिंगलिंग टू द कार्पल टनन सिंड्रोम्स। मिला? यहाँ पे क्या होता है मित्रों, जो स्मॉल फिंगर्स होती है वो जो मिडिल फिंगर रेड फिंगर ये सारी चीजें उसकी तरफ को घूम जाएंगी, कलाई में सूजन आ जाती है, वहां की नर्व्स जो होती हैं वहां पे नमनेस हो जाता है, कपता है हाथ, और कार्पल टनन सिंड्रोम जैसे जिसको होता है सेम उसकी तरह से लक्षण इसमें दिखते हैं, लगता है वहां गांठ बन गई हो और हाथों में ब्लड सप्लाई जैसे लगता है कम हो गई हो। ये बड़ा ही खतरनाक स्थिति होती है इसकी। सिस्ट में डेवलप बिहाइंड आफ्टर अफेक्टेड नी, जो घुटने के पीछे जो है छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो सकती है, घुटने के पीछे पीछे छोटी छोटी गांठें डेवलप हो सकती हैं और वो सिस्ट जो है आप देखेंगे घुटने को जब आप चलेंगे, नीज जब चलेंगे तो सिस्ट जो है रवे आपके दबेंगे और वो पिन करते हुए चुभने जैसा दर्द होता है, जैसे लगता है कोई सुई चुभ गया हो, कोई कांटा पिंक कर गया हो, तो एकदम चुभने वाला दर्द होता है। तो यहाँ हमें जानना होगा कि आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है। तो आए कुछ और है, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा, ये सब मैं बता, ऑफ द पेरिकार्डियम आर इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्रैनिंग लंग्स कैन लीड टू द चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ब्रीथिंग, ये मैंने बता दिया है कि जो आपकी लंग्स और पेरिकार्डियम है उसके ऊपर जो इन्फ्लामेशन होता है इससे इंसान की शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो सकती है, सांस फूल सकती है। कुछ लोगों को लिम्फ नोड जो डेवलप होगा उससे भी जो है इन्फ्लामेशन होता है। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज। अब ये मेन सिम्टम है, इसको देख लीजिए कि जो रिमोटाइड अर्थराइटिस होती है आपके टिश्यूज से ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देती है एंड मे कॉज द नर्व डैमेज। ठीक है, इससे नर्व क्या होती है, डैमेज हो सकती है और फिर और उससे क्या होता है, लेग सोर यानी पैरों में सोर यानी घाव अल्सर हो सकता है। दैट इज द टिपिकल कंडीशन मित्रों। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रिमोटाइड अर्थराइटिस के कारण बहुत ही टिपिकल कंडीशन बनती जा रही है। अब रिमोटाइड अर्थराइटिस की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? आपके पास पेशेंट आया है, हाउ यू विल डायग्नोज योर पेशेंट बाय रिमोटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास है, तो हाउ यू विल डायग्नोज? तो मित्रों इन 9 out of 10 people who have rheumatoid arthritis, so number of people who have rheumatoid arthritis, the ESR level of the blood in the increase, which suggested that the active inflammation is present. देख लीजिए अब इसमें आ गया कि अगर आपका 9 में से 10 लोगों को रिमोटाइड अर्थराइटिस का टेस्ट लिया जाता है तो अगर उनका ESR लेवल ब्लड में इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है,
तो वहां केवल ESR लेवल, RA फैक्टर बेशक जांच हुई हो या ना हो, केवल ESR लेवल के बढ़ा होने से ही हम लोग देख लेते हैं और वहां पे जान लेते हैं कि निश्चित रूप से RA फैक्टर पॉजिटिव की तरफ पेशेंट जा रहा है। केवल ESR आपका बढ़ा मिलता है तो पेशेंट को एक बार जज करना चाहिए और वहां पे सावधानी उसको बरतने के लिए बोलना चाहिए कि जो आपकी डायग्नोसिस बन रही है, क्योंकि आपका लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो रहा है ESR का, इसलिए आपको हम इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में प्रेजेंट है। 70% people with the rheumatoid arthritis, rheumatoid factor in the blood is increased. ब्लड में 70% लोगों के पास रिमोटाइड फैक्टर इंक्रीज होता है और रिमोटाइड फैक्टर इज इंक्रीज्ड इन अदर डिजीज सच एज हेपेटाइटिस एंड सम अदर इन्फेक्शन डिजीज। कह रहे हैं कि 70% लोगों में रिमोटाइड अर्थराइटिस होता है और जो ब्लड में उसका लेवल बढ़ने के कारण होता है। और रिमोटाइड अर्थराइटिस यानी आरए फैक्टर और भी जगहों पे पॉजिटिव मिल सकता है, जैसे किसी को हेपेटाइटिस हुआ हो या अदर कोई और क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज हो, वहां पर भी आरए फैक्टर पॉजिटिव मिल सकता है मित्रों। इसके बाद अनयूजली द हायर द लेवल ऑफ द रिमोटाइड फैक्टर इन द ब्लड, the more severe is the rheumatoid arthritis and the protect prognosis. The RA factor level may decrease when the joint are less inflamed. मित्रों देखिए, जब आपका रेमोटाइड अर्थराइटिस हायर लेवल, जब आप ब्लड चेक कराएंगे और ब्लड चेक कराने में आरए फैक्टर चेक कराया जाएगा, ESR चेक कराया जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन चेक कराया जाएगा। हम देखेंगे हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या नहीं, ESR बढ़ा है कि नहीं, आरए फैक्टर आपका बढ़ा हुआ है कि नहीं। और अगर आपका ESR नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो आरए फैक्टर बढ़ा है, कहीं आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है, फिर SGPT SGOT चेक करवाइए या LFT करवा दीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करवाइए। तो इसमें जो हमारी चेकिंग होगी डायग्नोसिस से पहले, उसमें मेन चेकिंग है आरए फैक्टर की। आरए फैक्टर लेवल अगर मे बी डिक्रीज, तो अगर आपका कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि आरए फैक्टर डिक्रीज हो और उस समय जॉइंट्स में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन और थोड़ा भी दर्द होता हो, ठीक है। तो इसमें मोस्ट पीपल हैव मिल्ड एनीमिया, कुछ लोगों को कुछ आरए फैक्टर कम रहता है और उसमें माइल्ड एनीमिया होती है, थोड़ी सी माइल्ड एनीमिया होती है। तो इनको इनसफिशिएंट नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल, जिसमें क्या होता है माइल्ड एनीमिया के कारण रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं। व्हेन ए पर्सन रिमोटाइड अर्थराइटिस, जब कोई व्यक्ति एक रिमोटाइड अर्थराइटिस वाला मिलेगा, हैज ए लो एंड व्हाइट ब्लड सेल, यानी जो आपका WBC है काउंट, वो इनलार्ज स्प्लीन होने के कारण उसमें स्प्लीनोमेगाली मिलेगा। जब भी आपको कभी भी रिमोटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आएगा, तो अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाएंगे तो स्प्लीन इनलार्ज मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली आपका पेशेंट बोला जाएगा, उसको स्प्लीन करवाइए। तो उसमें हम कार्ड उसको बोलते हैं फैटी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें उसको स्प्लीनोमेगाली हुआ है पेशेंट को। तो यहाँ से हमने जो देखा अब तक कि जो रिमोटाइड अर्थराइटिस को मैंने जाना और उसको एज पर डायग्नोसिस बनाई, कैसे हम डायग्नोस करेंगे, और इसके बाद फिर रिमोटाइड अर्थराइटिस का हम कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। पहले यहाँ प्रोग्नोसिस है एंड एक्सरसाइज भी यहाँ दिया गया। रेगुलर रेस्ट, जिसको भी रेमोटाइड अर्थराइटिस होती है, पेशेंट डॉक्टर बोलता है आप रेस्ट करिए। ऑप्टन हेल्प रिसीव द, अगर आप बहुत आराम करते हैं, आराम करेंगे, जोड़ अगर आपके जिस अवस्था में जोड़ रहना चाहते हैं उस अवस्था में रखे रहेंगे, दर्द नहीं होगा, लेकिन हल्का सा हिलाएंगे ना, थोड़ा सा जोड़ हिलेगा, दर्द होता है मित्रों, ये जान लीजिए रिमोटाइड अर्थराइटिस का। अगर कहीं टेढ़ा हो गया, आपने मालिश किया, कुछ मालिश करने में थोड़ा सा दबा दिया, पेशेंट बड़ी देर तक बैठे बैठे रोएगा, तो उसको लगेगा कि मेरा जोड़ एकदम से टूट जैसा गया है। यही स्थिति है रिमोटाइड अर्थराइटिस में। कोई बाहर आ रहा है, कुछ कहना है? ओम भूर्भुवः स्वः। आइए, किसी का माइक ऑन था, चलिए बंद हो गया है।